नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं 2 दिन के दिल्ली दौरे पर था। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ में जो गतिविधियां और नक्सलवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस समय जो बस्तर ओलंपिक चल रहा है उसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वे शामिल हों, इसका भी हमने आग्रह किया। कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से भी मुलाकात हुई। वहीं शीघ्र ही प्रदेश और केंद्रीय अधिकारियों की बैठक होगी। हाँ, हम अभी 2 दिन के दिल्ली प्रवास में थे और कल माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात किया और उनसे छत्तीसगढ़ में जो गतिविधियां हैं, नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब जानकारी उनको दी। और अभी छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक चल रहा है, उसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हों, इसके लिए भी उनसे आग्रह किया। और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड घोषित हुआ है, जिसका समारोह बड़ा भव्य होता है। उसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को आग्रह करके आए हैं और वो दोनों कार्यक्रम में उन्होंने सहमति दी है, वो आएंगे और उसमें शामिल होंगे। और कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू से भी मुलाकात किया और उनसे जो प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उनके विषय में अवगत कराया और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है उनसे। और शीघ्र ही अधिकारियों का बैठक होगा, प्रदेश और केंद्रीय अधिकारियों का। और हमने मांग रखा है कि ये जो अपना एयरपोर्ट है रायपुर, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, यहाँ इंटरनेशनल कार्गो बनाया जाए। और अभी पिछले समय माननीय प्रधानमंत्री जी अंबिकापुर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किए हैं, तो वहाँ पर शीघ्र फ्लाइट चालू की जाए। तो आने वाले 15 दिसंबर से फ्लाइट चालू हो रही है, रायपुर से अंबिकापुर की फ्लाइट। और बिलासपुर जो हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है और शीघ्र ही वो प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और भी समस्याएं हैं। यहाँ से बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, तो वहाँ भी हवाई सुविधा कनेक्टिविटी चालू हो, इस सबकी भी मांग रखी है। और हमको पूरा विश्वास है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के साथ भारी वो चिंता करेंगे और इन समस्याओं का समाधान होगा। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बड़ी सौगात दी गई। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मेडिकल कॉलेज और मेडिसिटी का भूमि पूजन किया गया। वहीं इस भूमि पूजन से उज्जैन का 50 वर्षों का मेडिकल कॉलेज की मांग का वनवास खत्म हो गया। इस दौरान नगरवासियों में उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बड़ी सौगात दी गई है। वहीं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मेडिकल कॉलेज और मेडिसिटी का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही पिछले 50 वर्षों का मेडिकल कॉलेज की जो मांग की जा रही थी वो खत्म हो गया। इस दौरान नगरवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। 592 करोड़ की लागत से यह मेडिसिटी कॉलेज बनेगा। आपको बता दें, सीएम यादव ने मेडिकल कॉलेज की नींव रखी है। तो उज्जैन दौरे पर
मुख्यमंत्री मोहन यादव रहे, जहां पर उन्होंने बड़ी सौगात दी है प्रदेशवासियों को, उज्जैन वासियों को। मेडिकल कॉलेज और मेडिसिटी का भूमि पूजन किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पंडित अभिजीत जोशी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अभिजीत, आज सीएम मोहन यादव द्वारा उज्जैन को बड़ी सौगात दी गई है, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया गया, इससे उज्जैन वासियों में कितना उत्साह देखने को मिला? जी, निश्चित रूप से उज्जैन के लिए आज गौरव का दिन है। जब से माननीय मुख्यमंत्री उज्जैन का जो गृह क्षेत्र इनका लगता है, डॉक्टर मोहन यादव जी जब से प्रदेश के मुखिया बने हैं, उसी दिन से उज्जैन वासियों को काफी उम्मीद थी कि अब उज्जैन के दिन संवरने वाले हैं। इसी कड़ी में आज एक प्रमुख दिन 21 नवंबर का स्वर्णिम अक्षरों में जुड़ा है कि आज मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री जब उज्जैन पधारे तो सबसे पहले उन्होंने अयोध्या के लिए लड्डुओं का यहाँ से भोग 1,11,111 लड्डू भोग प्रसाद की वाहन को यहाँ से भगवा झंडा दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। जी अभिजीत, इस मेडिसिटी से लोगों को कितना फायदा मिलेगा? जी, आपको बताते चले कि उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। इसे देखते हुए अभी जो अवधारणा बाबा महाकालेश्वर के नजदीक जो महाकाल लोक बना है, उससे सालाना 5 से 7 करोड़ दर्शनार्थी उज्जैन दर्शन के लिए आते हैं। और जब आने वाले 3 साल बाद जब यहाँ महाकुंभ का आयोजन होगा, ऐसे में इस मेडिकल कॉलेज की काफी नितांत आवश्यकता थी और 50 साल से इस मेडिकल कॉलेज के लिए मांग की जा रही थी। कहीं ना कहीं प्रदेश में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है, इस दौरान इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और अब जाकर जब उज्जैन से डॉक्टर मोहन यादव जब प्रदेश के मुखिया बने, तो अब जाकर ये उज्जैन वासियों का सपना साकार हुआ। अभिजीत, भूमि पूजन के दौरान मोहन यादव के साथ और कौन कौन से नेता मौजूद रहे? जी, आज उज्जैन में काफी वीआईपी नेता और कई गणमान्य मौजूद रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री जो कि रीवा से आते हैं, श्री राजेंद्र शुक्ल, और हमारे उज्जैन के प्रभारी मंत्री टेटवाल जी, इनके साथ में ही उज्जैन नगर निगम महापौर और यहाँ के सभी समस्त गणमान्य विधायक और सभापति कलावती यादव यहाँ पर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अभिजीत, मुख्यमंत्री दौरे को लेकर उज्जैन में क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई थी, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। जी, बराबर सियासतों को देखते हुए अब उज्जैन में अभी से लगातार यहाँ पर कई प्रकार के विकास कार्यों की आधारशिला रखी जा चुकी है। और इसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री का उज्जैन वासियों के अनुरूप काफी भव्य यहाँ स्वागत हुआ है, क्योंकि 50 सालों से लगभग 50 वर्ष पूर्व आज ही के दिन यहाँ पर उज्जैन में 3 दिनों तक उज्जैन बंद का आह्वान रखा गया था इस मेडिकल सिटी को लेकर, जो कि अब पूरा हुआ है। तो इस वजह से उज्जैन वासियों में काफी हर्ष का विषय है। और इसी को देखते हुए जगह जगह पर अपने बैनर फ्लेक्स वगैरह लगाकर उज्जैन वासियों ने खुद पलक फावड़े बिछाकर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज उज्जैन दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव रहे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज और मेडिसिटी का भूमि पूजन किया। साथ ही इस दौरान नगरवासियों में भी खास उत्साह देखने को मिला। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी द्वारा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का स्वागत किया गया। आज उज्जैन आने पर भगवान महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उज्जैन को एक बड़ी सौगात डॉक्टर मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं वो देने जा रहे हैं। लगभग 650 करोड़ की लागत से मेडिसिटी, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा और हॉस्पिटल भी होगा, इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। 2 वर्षों में इसको पूरा करके किस तरह से आज देश में सबसे ज़्यादा धार्मिक श्रद्धालु यही का आना यदि कहीं होता है तो वो महाकाल की नगरी उज्जैन में होता है। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से आज एक बड़ा काम उज्जैन शहर में हो रहा है। उसका भूमि पूजन
माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, हम सारे लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पूर्व मंत्री चरणदास महंत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने सूखे नशे के कारोबार को बढ़ाया और नकली होलोग्राम पर नकली शराब बेची और हजारों करोड़ों का घोटाला किया है, जिसे अब भाजपा ठीक करेगी। महंत जी, आपने ठीक कहा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को बर्बाद करने का कोई किसी ने काम किया तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार ने किया। शराब में अवैध शराब की बिक्री, नकली होलोग्राम से बिक्री, 2200 करोड़ रुपए का घोटाला, ये सब करने वाली आपकी सरकार थी। संरक्षण देने वाली आपकी सरकार थी। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आपने शराब और सूखे नशे के कारोबार को फैला दिया। भारतीय जनता पार्टी आई है, अब वो सूखे नशे के कारोबार को झाड़ू लगाकर छोड़ेगी और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे। विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का निर्माण करना विष्णुदेव साय सरकार की पहली प्राथमिकता है और हम अपराध और सूखे नशे को खत्म करके ही दम लेंगे। छत्तीसगढ़ जिले के शासकीय संस्थाओं में व्याप्त व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर आयोग के सदस्यों ने अलग अलग विभागों में जाकर वहां की जन कल्याणकारी योजनाओं का भ्रमण किया। वहीं इसी कड़ी में मानवाधिकार आयोग के सदस्य गोविंद कुमार मिश्रा ने अपनी टीम के साथ जिला मुंगेली में विभिन्न शासकीय संस्थाओं का एक दिवसीय आपात निरीक्षण किया, जिसमें जिला मुख्यालय में बना जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल के विभिन्न विभागों में जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बताएंगे, आज जिला अस्पताल का अचानक दौरा किया गया। हाँ, जिला अस्पताल का हम लोग अचानक दौरा इसलिए किए कि यहाँ का मैनेजमेंट देखें, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है और यहाँ का स्ट्रक्चर और वो जो है हॉस्पिटल का जो स्टाफ और वो है नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स प्रॉपर हैं कि नहीं है। हम लोगों ने देखा कि प्राय सभी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। डायलिसिस है, सोनोग्राफी है, अभी वो आना है, क्या नाम है, सिटी स्कैन और MRI वगैरह का आने का चल रहा है, बता रहे हैं। जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो अप्रोच रोड है यहाँ का प्रॉपर नहीं है, उसके लिए मैं कलेक्टर साहब से बात करूँगा, ये अप्रोच रोड को जल्दी ठीक करवा दें। पेशेंट को जो आने जाने में असुविधा होती है वो दूर हो, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। बालाघाट पुलिस ने भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बताकर शहर में बंदूक की नोक पर व्यापारियों और लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करने वाले आरोपी अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि वो अपने आप को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के नामी नेताओं की तस्वीरों के साथ अपनी होर्डिंग लगवाता रहता था। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह के अनुसार अजय यादव नामी नेताओं और मुख्यमंत्री के साथ अपनी तस्वीरों वाली होर्डिंग्स लगवाता था। साथ ही वह बीजेपी के चिन्ह कमल के फूल के साथ प्रदेश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ लिखे हुए 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करता था और इसी तरह उसने अपने आप को प्रदर्शित करते हुए लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा। एक अजय यादव पुत्र किशोर यादव है, 43 वर्ष, निवासी है मोती नगर से, बालाघाट से। खुद को पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष बता रहे हैं, जो कि जांच करने पर पाया गया कि ऐसा कोई पद पे ऐसा कोई व्यक्ति पदस्थ नहीं था और यहाँ के स्थानीय लोगों को इन्होंने फर्जी नेतागिरी के दम पर काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। कई लोगों से अवैध वसूली भी करी है, गुंडागर्दी की शिकायतें भी प्राप्त हुई। इस पे तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनके ऊपर 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं और इन्हें गिरफ्तार भी किया है। इनसे जानकारी भी जुटाई जा रही है कि ऐसे कितने पीड़ितों को और ये सामने लेके आएंगे। कल जब शिकायत हुई थी तो ये भी बताया गया था कि इनके द्वारा पिस्टल और तलवार का इस्तेमाल कुछ व्यापारियों को यहाँ पर धमकाने में प्रयोग किया गया था, उसे भी हमने जब्त किया है। तो आर्म्स एक्ट की धाराएं एवं धोखाधड़ी की धाराओं में इनके विरुद्ध FIR दर्ज करी है। अभी तक 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं। कुछ अन्य फरियादी भी हमारे सामने अभी उपस्थित हुए हैं, जो बता रहे हैं कि किसी से 10 लाख, किसी से 8 लाख, विभिन्न व्यक्तियों से अलग अलग राशि का इसने गबन किया। तो ये एक फर्जी यहाँ पे युवा नेता बनने की आड़ में इन्होंने बालाघाट के भोले भाले व्यापारी वर्ग में एवं अन्य लोगों के अंदर अपनी साख बनाकर ऐसी घटना को।
अंबिकापुर क्षेत्र की खराब सड़कों और उनसे हो रही समस्याओं के खिलाफ न्यायालय में अधिवक्ता धनंजय मिश्रा ने एक परिवाद दायर किया है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों और नगर निगम आयुक्त को जिम्मेदार ठहराते हुए 2 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई है। वहीं परिवाद में एमजी रोड सहित शहर की अन्य सड़कों की दुर्दशा का उल्लेख किया गया। परिवाद में जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत की मांग की गई है। हालांकि इस मामले में अदालत ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। अब देखना यह होगा कि न्यायालय इस पर क्या आदेश देता है। देखिए, यहाँ पर क्या है, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और नेतागण हो, चाहे शासन हो प्रशासन हो, लगातार आम लोगों को से झूठ बोल रही है कि अभी रोड बनना शुरू होगा, अभी 1 महीने के बाद शुरू होगा, इसका बजट आ गया है। कभी हम अखबार के माध्यम से सुनते हैं कि बजट कम आया है। इससे तंग आकर आखिर में मैंने कल स्थायी लोक अदालत में एक परिवाद लगाया है। एनएच के अधिकारियों और निगम आयुक्त को पार्टी बनाया है मैंने, और उनसे 2 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की मांग की है, क्योंकि उनके इस उदासीन रवैये के कारण मैं प्रतिदिन परेशान हो रहा हूं और साथ साथ में पूरी जनता जो है वो परेशान हो रही है। क्या इसका जिक्र पाया अभी इसमें 5 दिसंबर को आगामी पेशी है, जिसमें एनएच के अधिकारी और नगर निगम आयुक्त को उपस्थित होकर जवाब देना है कि आखिर सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं। सड़कों के कारण हमारा पूरा नगर पालिक निगम जो है, पूरा क्षेत्र जो सफाई के लिए पहले स्वच्छता का बहुत सारा इनाम पा चुका है, आज इस धूल के कारण पूरे इनाम उसके खत्म हो गए, कोई इनाम मिल नहीं रहा है। इसी से तंग आकर और प्रताड़ित होकर मैंने ये परिवाद दाखिल किया। क्या लगता है लोगों में जागरूकता की भी कमी है क्या? नहीं, लोगों में जागरूकता है, लेकिन लोग जो है शासन प्रशासन पे भरोसा करके और अपनी बात मुखर रूप से सामने लेकर नहीं आते हैं। भरोसा रखते हैं कि अब कह रहे हैं तो आगे बनेगा, लेकिन ये लगातार फरवरी माह से अभी तक का समय बीत चुका है और रोड बनाने की दिशा में कोई काम शुरू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के लाहौर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना मोती सिंह ने लाहौर जनपद क्षेत्र की समस्त पंचायतों के लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद पंचायत कार्यालय लाहौर में जन संवाद शिविर का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के आवेदन प्राप्त कर संबंधित शाखा के अधिकारी कर्मचारियों से समस्याओं के निराकरण के लिए चर्चा कर उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। आज जो जन संवाद का प्रोग्राम रखा है, इनमें कितने आवेदन आए, कितनी जनसुनवाई, कितना समाधान हुआ है? आज हर जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के द्वारा जन संवाद का जो प्रोग्राम रखा गया था, उसमें हम आम जनता भी आम जनता सब लोग शामिल हुए थे। उसमें लगभग बताया गया है कि 35 आवेदन आए जनता की समस्याओं से संबंधित, जिनका संबंधित अधिकारियों के द्वारा जवाब दिया गया कि उन्हें समय पे उनका निपटारा कर दिया जाएगा। तो बाकी अन्य भी आवास संबंधित कई समस्याएं लोगों ने बताई। आवास जो आवंटन जो दुकानें की गई थी, उसको लेकर ऐसा मामला क्यों सामने आया है? पूर्व में जनपद पंचायत ने अपनी संपत्ति में से दुकानों की नीलामी की थी आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व। तो उन दुकानों के दुकानदारों को तहसीलदार लाहौर के द्वारा जो नोटिस जारी कर दिए गए थे, उन नोटिसों की वजह से दुकानदार यहाँ उपस्थित हुए थे। उन लोगों के द्वारा समस्या अपनी रखी गई, अपना आवेदन दिया गया, जिसके क्रम में अग्रिम कार्रवाई एसडीएम और सीओ जनपद पंचायत लाहौर को बताया गया है कि इसमें दुकानदारों के हित में अपन अग्रिम कार्रवाई की, जिससे जनपद की संपत्ति का संरक्षण हो सके। आज का जो जन संवाद कार्यक्रम रखा गया, माननीय हमारे जनपद पंचायत लाहौर की अध्यक्ष महोदया मीना मानिलम जी और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर दयाल कौरव जी के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं जो संचालित हैं, इनसे बहुत सारे हितग्राही लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे उन्हीं जो छूटे हुए हितग्राही हैं, उनको लाभ दिलाने के लिए जो अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से। यहाँ पे आवेदन देंगे, संबंधित आवेदन वो संबंधित विभाग को भेजा जाएगा और उसका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। अभी जितने भी आवेदन आए हैं, निराकरण किसी का नहीं हुआ है, सभी असंतुष्ट होकर गए हैं, और क्या कहना चाहिए? आज चूँकि कार्यक्रम का पहला दिन था, आज से शुभारम्भ किया गया है और यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को 12 बजे से 2 बजे तक के मध्य चलाया जाएगा। और इसके बाद आज जो आवेदन आए हैं, उनको निश्चित तौर पर समय सीमा में संबंधित विभाग से चर्चा को भेजे जाएंगे और उनसे उनका निराकरण किया जाएगा। चलिए
छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। ऐसे में राइस मिलर अब अपने लंबे भुगतान को लेकर लामबंद हो गए हैं। लंबित भुगतान को जल्द करने की मांग कर राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। सरगुजा राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा बताया गया कि राइस मिलर का 3 वर्षों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के खाद्य अधिकारी ने इस मामले को लेकर बताया कि संगठन के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त होने के उपरांत शासन को अवगत कराया जा रहा है और आने वाले दिनों में संग्रहण केंद्र की व्यवस्था करने की बात कही है। हम लोगों के पिछले 3 वर्षों से भुगतान लंबित है। हम लोग भुगतान के बिना राइस मिल का कार्य संचालित नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों के पास बिजली बिल का भुगतान के लिए पैसा नहीं है, लेबरों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, गाड़ी वगैरह को डीजल भरवाने के लिए। अब हम लोगों की ये स्थिति आ गई है, पिछले 3 वर्षों से जो भुगतान नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप वाले डीजल उधारी देने के लिए मना करने लगे। इस स्थिति में आगे हम लोग कार्य कैसे कर पाएंगे? शासन के द्वारा किसानों का धान खरीदा जाता है और उसको हमारे सभी राइस मिलर कूट के चावल देते हैं, जिससे उस चावल को पीडीएस में बांटा जाता है। ये सब स्थिति से सारे कार्य प्रभावित होंगे। हमारे जो सभी राइस मिल, हमारे सरगुजा में 70 राइस मिलें हैं, जिसमें प्रति राइस मिल में 50 मजदूरों को हम लोग काम देते हैं। उन मजदूरों की रोजी रोटी छिन जा रही है। हमारी सब राइस मिलें अभी बंद की स्थिति में हैं। हम लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया है पिछले वर्ष, उसमें 120 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का हम लोगों के द्वारा एग्रीमेंट कराया गया है मार्कफेड के साथ। इस साल अभी उन लोग के द्वारा सुनने में आ रहा है कि 60 रुपये हम प्रोत्साहन राशि देंगे, जबकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। लेबर का पेमेंट बढ़ रहा है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, कल पुर्जों के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और हमारा प्रोत्साहन राशि का भुगतान कम किया जाएगा तो हम उस स्थिति में काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग शासन का सहयोग करते आए हैं पिछले। किसकी लापरवाही देखते हैं आप लोग? इसमें शासन की लापरवाही है कि वो भुगतान हम लोगों को नहीं करवा पा रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर भुगतान नहीं हो पाया तो हम लोग स्वयं काम ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि शासन का हम सहयोग करें, लेकिन हम चाहकर भी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। लगभग कितना भुगतान? सभी पूरे प्रदेश का 4000 करोड़ रुपए का भुगतान है। अभी हमारे सरगुजा जिला का 125 करोड़ रुपए का भुगतान शेष है। नई नीति का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आ रहा है एक तो परिवहन जो हम लोगों को एवरेज में 40 रुपये कुंटल मिलता था, उसको 14 रुपये कुंटल देना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अंतर है। दूसरा, जो प्रोत्साहन 120 देते थे वो 60 रुपये देना चाहते हैं। FRK वगैरह का पेमेंट नहीं मिल रहा है हम लोगों को। पेमेंट को लेकर हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर हम लोगों को भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। चाहकर भी हम काम नहीं कर सकते। कब तक का मतलब चाह रहे हैं सरकार से? कब लोगों को जल्दी से जल्दी भुगतान मिल जाए ताकि हम सुचारू रूप से कार्य चालू कर सकें। एसोसिएशन के माध्यम से हमको ज्ञापन तो प्राप्त हुआ है, इसको शासन को अवगत करा रहे हैं इस संबंध में, और ऐसे फर्क तो विशेष नहीं पड़ेगा। हमारे पास तो धान ही नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि जो है समय पर निराकरण भी हो धान खरीदी के साथ साथ। यदि ऐसा स्थिति आएगी तो फिर संग्रहण केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। सभी जिलों में इसके लिए शासन ने अनुमति दे दी है जी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।